हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम 10-15 वाली सीरीज में इकोनॉमी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहले हमने स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हमने बात की थी कि HPGK की जो हमारी 10:15 बजे वाला सेशन वेडनेसडे को हुआ था कि हम इकोनॉमी को जो है अब बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे इकोनॉमी का, उसमें हम NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, ये वाला सेशन है, इसमें भी काफी बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, हमारी जो NCERT है 9th ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ से 9th 10th 11th 12th ये चारों हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो अभी इस सेशन में भी हम क्वेश्चंस बहुत बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बट वो NCERT से नहीं है। नेक्स्ट सेशन से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, हमारा वीकली शेड्यूल आप देख ही रहे हैं। तो हम ये 10:15 बजे वाली सीरीज जो है, तो यहाँ पे हम संडे को कर रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड 10 MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड स्टेटमेंट है इट मेजर्स बोथ quantitative and qualitative aspects of change in national income. थर्ड है it is a long term process. तो ये काफी बेसिक फैक्ट्स हैं आपके। अब आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, डिफरेंट चीजें हैं ये दो। ये हमने 1960s-70s के बाद डिस्कवर किया इकोनॉमिस्ट ने। तो इसीलिए आपकी अब ये डिफरेंट क्वालिटीज जो है इनकी, ये भी डिफाइन की गई है। उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कोड्स आपको गिवन है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें दिया है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपकी ग्रोथ के बारे में है। डेवलपमेंट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि आप देखते हैं कि बीच में जरूरी नहीं है आपकी ग्रोथ है वो आपकी कन्वर्ट हो पाए डेवलपमेंट में। यानी कि ग्रोथ आपका क्या है, ग्रोथ हम मेजर करते हैं एक्चुअल नंबर्स में। जैसे आपकी GDP नंबर्स हो गए, तो GDP में जो ग्रोथ हुई है जरूरी नहीं है कि आपकी वो हेल्थ या इनकम में या एजुकेशन में लग रही है। आपकी एजुकेशन लिटरेसी रेट फिर भी लो हो सकता है। इसीलिए आपका जो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और ग्रोथ तो आपकी कॉन्टिन्यूअस है कि आपकी ग्रोथ चलती रहती है। सेकेंड है कि डेवलपमेंट आपका दोनों मेजर करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखता है, जबकि डेवलपमेंट आपका दोनों एस्पेक्ट्स को देखता है। थर्ड है इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब डेवलप होने में हमें काफी टाइम लग जाता है। एक इनकम तो आपकी GDP तो एक क्वार्टर में ग्रो कर सकती है, एक ईयर में ग्रो कर सकती है, लेकिन सेम वी कैन नॉट से अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आने में कई सालों लग जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन की ही अगर हम बात ले लें, तो आज से एक बच्चा जो आज स्कूल जा रहा है वो कैसे डेवलप होगा जब वो 10-12 साल बाद स्कूल से निकलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 2 and 3 ओनली, B। तो बस डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताता है और आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो बेसिकली ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पे है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो अगर आपने अब नेशनल इनकम वाला चैप्टर रीड किया है, तो वहां पे नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस गिवन है। अब उसमें से क्या ट्रू है आपका करंट कांस्टेंट प्राइजेस वाली नेशनल इनकम के लिए। First statement is if goods and services produced in a year are valued at the prices of the base year, we get national income at constant prices. तो basically definition है, आपको देखना है true है या नहीं है। Second है it is also called real national income. Third आपका है it is better method of measuring national. It takes into consideration changes in physical output while ignoring the price factor. तो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपने इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फर्स्ट इजीली आपका डिकोड हो सकता है। सेकंड है
ये भी हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन में किया है कि रियल जीडीपी क्या होती है आपकी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ठीक है जी, अब आपका ये बेटर मेथड है या नहीं है तो देखते हैं, आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपकी सारी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, योर आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो आपकी डेफिनेशन ही है कि आपकी नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पे तभी हम देखते हैं जब हम उसको एक बेस ईयर से रिलेट करते हैं। सेकंड है, इसको रियल नेशनल इनकम कहते हैं। रियल क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन अकाउंट में नहीं लेता, इग्नोरिंग द प्राइस फैक्टर, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कांस्टेंट प्राइसेस की डेफिनेशन हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट प्राइसेस में तभी कहलाती है जब हम एक बेस ईयर पे मेजर करते हैं, और बेस ईयर जो है वो चेंज होता रहता है आपका। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका चूज करती है, और अभी फिलहाल आपका 2011-12 जो है बेस ईयर है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइजेस पे अफेक्ट करता है, क्योंकि प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट। रियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके जो इन्फ्लेशन है, फॉर एग्जांपल अभी आपकी 5% इन्फ्लेशन है, तो आपके करंट प्राइजेस जो हैं वहां पे आपकी इन्फ्लेशन काउंट होती है, इसलिए आपको लगता है आपकी जीडीपी हाई है। लेकिन वही चीज अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पे एक बेस ईयर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो आपको रियल पिक्चर नजर आएगी। तो इसीलिए ये जो है बेटर वे है आपका नेशनल इनकम को देखने का, कंपैरिजन करने का। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बहुत ही बेसिक है, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज क्रॉप स्पेसिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक and created interpersonal and regional inequalities। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने स्टेटमेंट, इजी है। सेकंड है, द यूज ऑफ HYV क्या है आपका, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स displaced indigenous species and agricultural system that had been built up over generations। थर्ड है आपका, द इन माइग्रेशन ऑफ लेबर इज बिलीव टू हैव डिप्रेस्ड वेज रेट ऑफ लेबर इन पंजाब। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है, और आपसे नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो आपके आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही आपके नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह देखे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो यहाँ पे क्या है, आपको गिवन है कि रीजन स्पेसिफिक है और आपकी क्या है, क्रॉप स्पेसिफिक है। तो कौन से दो क्रॉप्स थे आपके, व्हीट एंड राइस। तो हाँ, क्रॉप स्पेसिफिक है। रीजन स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि आपके इंडिया में अगर हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ आपका देखने को मिला था हमें, तो ये रफ मैप है इंडिया का। ठीक है, तो आपका इस वाले पोर्शन में जो आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला पोर्शन है, यहीं पे देखने को मिला था। इसीलिए आपकी इनइक्वालिटीज, रीजनल इनइक्वालिटीज डेवलप हुई थी। सेकेंड है आपका, अब आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करते थे, इसलिए जो लोकल वैरायटी थे इंडिजीनियस जो पहले यूज किए जाते थे वो क्या खत्म ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि फिर सभी ये वाले सीड्स यूज करने लगे ओवर ईयर्स। अब तीसरा है इन माइग्रेशन ऑफ लेबर, अब सारे कंट्री से जो है लेबर यहाँ आने लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा जरूरत पड़ने लगी लेबर की, और यहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे इन माइग्रेशन हुई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई इसलिए वेज रेट जो पंजाब में है कम हो गया, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई आपकी, तो इसीलिए आपकी वेजेस भी कम हो गई। तो ये आपके तीनों ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव वर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, लमसम टैक्स या फिर रिग्रेसिव टैक्स। तो काफी इजी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इंडिया में यही फॉलो किया जाता है, जब आपका इनकम के साथ टैक्स रेट इंक्रीज करता है, अभी मेरी इनकम का स्लैब जो है इंक्रीज हो जाएगा तो मैं टैक्स भी ज्यादा पे करूंगी, इसको बोलते हैं आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, इसी का ऑपोजिट होता है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन, जहां पे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका क्या है, टैक्स डिक्रीज होगा। तो वहां पे माना जाता है कि अगर आपकी एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो वो इनकम ट्रिकल डाउन होगी अगर हम टैक्स कम लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो मेजर पोर्शन उसका टैक्स में चला जाएगा
अगर गवर्नमेंट टैक्स ही कम लेगी तो वो इनकम आपकी नीचे वाले लोअर लेवल लोगों पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं इसे, हो जाएगी। तो रिग्रेसिव टैक्स का ये है, बट इंडिया में हम फॉलो करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे आपकी कंपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे उसके वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टैक्स बर्डन हाइयर होता है वेल्दी के लिए। अब जो अंबानी है ऑफ कोर्स वो हम लोगों से ज्यादा टैक्स पे करेंगे क्योंकि उनकी वेल्थ ज्यादा है, तो यही होता है आपका इसमें। अब ये टैक्स जो है वो हेल्प करता है लोअर इनकम फैमिलीज को टू पे फॉर बेसिक सच एज शेल्टर, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब जो है इस जो टैक्स से गवर्नमेंट पैसा लेती है वो कहाँ लगाती है, स्कीम्स में लगाती है अपनी, जैसे आपके पीडीएस हो गया, ठीक है। तो ये वेरियस स्कीम्स है जहाँ पे ये पैसा लगता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पे काफी बेसिक 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन द रबी सीजन ऑफ 1966। सेकंड आपका है एमएस रंधावा इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। तो मार्क द करेक्ट कोड। तो कोड्स आपको यहाँ गिवन है, आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको देखना है, 2 फैक्ट्स आप ट्रेस कर सकते हैं, एक है राबी सीजन और 1966। सेकंड में आपसे पूछा है एमएस रंधावा के बारे में कि वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इन पंजाब। तो ये 2 फैक्ट्स हैं आपके जो आपको देखने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि राबी सीजन में नहीं, आपका खरीफ सीजन में लॉन्च हुआ था। और सेकंड है वो करेक्ट है क्योंकि आपके एमएस रंधावा को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे डी, ठीक है जी। तो फर्स्ट है आपका डी आंसर है आपका, हाँ 2 ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है ग्रीन रेवोल्यूशन खरीफ सीजन में लॉन्च हुआ था, ये वहां पे इनकरेक्ट था इसलिए वो इनकरेक्ट होगी। सेकंड आपका है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नॉर्मन बार्लो है उसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उनको कहा जाता है, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड वाइड है। और एग्रीकल्चर के ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन भी उनको कहा जाता है, और द मैन हु सेव्ड अ बिलियन लाइव्स, क्योंकि आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। आपके इतना फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी कि लोग भूखे मर रहे थे बिना फूड के, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो इसीलिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करके क्या उन्होंने बहुत सारी बिलियन लाइव सेव की है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई तो लोगों को खाना खाने को मिला। तो वैसे ही आपका इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को, और ऐसे ही आपका पंजाब में कहा जाता है एमएस रंधावा को। तो ये तीनों जो है आपके फैक्ट्स बहुत वर्थ रिमेम्बरिंग है, तीनों ही आपको याद रखने हैं और इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी इंडिया में किसी को कहा जाता है, पंजाब में किसी को कहा जाता है और नॉर्मल बार्लो तो आपको पता ही रहेगा। सेकेंड है आपका 6th क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। तो करंट अफेयर्स में हम ये रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, और इकोनॉमिक्स में आपका बेसिकली हमने देखा है कि प्रीलिम्स में करंट की ऐसी ही वेटेज रहती है। आपसे रिपोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इंडेक्सेस पूछ लिए जाते हैं, उनका रैंक इंडिया का क्या है उसमें ये भी पूछा गया है। तो इसीलिए ये आपकी है रिपोर्ट्स, जिसमें फर्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकेंड है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, थर्ड है आपकी वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे विच ऑफ द अबव इज और आर पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। तो हमने आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया है कि आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक है रिलीज करती है, तो ऐसे ही आईएमएफ ने रिलीज किया है। तो ये सारा आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। तो कौन सी 2 रिपोर्ट्स आईएमएफ देता है? आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो करंट अफेयर में था, रिसेंटली रिलीज हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे, और ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। अब ये ट्वाइस इन अ ईयर पब्लिश होती है, अप्रैल और अक्टूबर में, तो 2 बार तो आपको ये करंट अफेयर में देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको जब ये देखने को मिल रहा है कि ये रिपोर्ट आउट हो गई, तो आप साथ में ही देख लेंगे कि आईएमएफ और कौन सी रिपोर्ट्स आउट करता है। अब ऐसे नहीं है कि ये 2 ही करता है, और भी करता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक कौन सी करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी करता है। तो ये हमने डिस्कस भी किया है, आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा यूट्यूब में, तो उसमें काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस हम लोग करते हैं,
तो आप वो ज़रूर देखिए, प्लस आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन एंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज पैकेज डाउनसाइजिंग। तो ये काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए, अगर आपने ये शॉर्ट वीडियो में देखा है तो 2 क्वेश्चन तो आपके वहीं से सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका सी, श्रिंकफ्लेशन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये बाकी जो इन्फ्लेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ऑप्शंस में, इनका क्या मतलब है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में आपको बता देती हूँ, जो आपका प्राइमरी फूड आइटम्स है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं जब, तो वो आपके कोर इन्फ्लेशन है। अब स्टैगफ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन आप लोग बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट जिन लोगों ने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा मैं बता देती हूँ। श्रिंकफ्लेशन जो है वो आपका क्या है, रिड्यूस कर देते हैं हम साइज ऑफ प्रोडक्ट, जबकि प्राइस हमारा सेम रहता है। जैसे हमने पहले भी किया है, चिप्स का एग्जांपल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया था, आपके बिस्किट्स का एग्जांपल है, चॉकलेट का है कि आपका क्या, चॉकलेट आपकी 20 ग्राम से कम होके 15 ग्राम हो जाती है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 20 रुपये ही रहता है। या फिर आपके बिस्किट्स हैं, एक पैकेट में 10 से डाउन साइज होके 8 रह जाते हैं, बट उसका प्राइस 5 या 10 रुपीज ही रहता है। तो इसको कहते हैं आप श्रिंकफ्लेशन, जो कि नॉर्मली पब्लिक नोटिस नहीं करती है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये आपका जो है, हमने करंट अफेयर का जो मेन इशू हम डिस्कस करते हैं वहां पे हमने डिस्कस किया था। ये न्यूज में था क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम और फंक्शंस जो है वो एक ओवरऑल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका यूपीएससी में भी प्रीलिम्स की तरह क्वेश्चंस देखा गया है। तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड एंड ब्यूरो। थर्ड है, बीबीबी रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Third statement is BBB helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हाँ जी, तो मैं जब मेंस का करंट अफेयर इशू हम लोग करते हैं तो वहां भी मैं डिस्कस करती हूँ कि आपका यहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी निकलता है क्वेश्चन, और मेंस के लिए तो आपके लिए यूजफुल है ही। तो उसको वहां पे हम एक न्यूज को ओवरऑल डिस्कस करते हैं। तो ये अगर पॉइंट्स आप देखेंगे तो अगर वो आपने वीडियो देखी हो तो इजीली सॉल्वेबल है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट जरूरत है कॉम्पोजिशन की, ठीक है, स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन की। आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो इसके चेयरमैन नहीं है, ठीक है जी। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है आपका बी। तो गवर्नमेंट है, न्यूज में क्यों था, गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है बीबीबी को, किसमें, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, बाय मेकिंग सम अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था, अब एग्जाम के बाद ये न्यूज में था, पहले भी इसीलिए था कि चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई के गवर्नर नहीं होते। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब ये आपकी इंद्रधनुष प्लान जो है बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या एड्रेस करने के लिए लाया गया था। उसी में एक था आपका बैंक बोर्ड एंड ब्यूरो, उसी का एक पार्ट था, ठीक है जी। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तो ऑफकोर्स है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपने देखा होगा काफी रेवोल्यूशंस हैं हमारे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा है एग्रीकल्चर के लिए है, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क के लिए है, वैसे ही उसी लाइंस में बाकी सारे रेवोल्यूशंस भी लाए गए। लिस्ट 1 में है पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या गोल्डन रेवोल्यूशन। अब ये किस किस चीज के लिए है ये आपको लिस्ट 2 में गिवन है, मीट, एग, हॉर्टिकल्चर या कोकोआ। तो अगर इसमें आपको 1 या 2 भी कुछ पता है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके या एलिमिनेशन मेथड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो जैसे आपको पता ही है। तो यहाँ पे पिंक रेवोल्यूशन सबसे पहले है आपका मीट के लिए, ठीक है, ए का 1, क्योंकि आपका क्या है, कलर से थोड़ा एसोसिएट कर सकते हैं। वैसे ही ब्राउन आप कर सकते हैं सी का 4 की ब्राउन कलर कोकोआ के लिए। अब आपको याद रखना है कि मल्टीपल चीजों के लिए है, जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन है और एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी है, और वो है आपका जूट के लिए गोल्डन फाइबर। सिल्वर है, ऐसे ही आपका सिल्वर फाइबर भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। यहाँ पे आपका आंसर है वो है बी,
ठीक है, ए का 1 हमने देख लिया, एलिमिनेट कर सकते हैं हम इसके बाद। ए का 1 ही अगर आपको पता है तो सारे एलिमिनेट वैसे ही हो गए, बट ये इजी टू रिमेंबर है, इसकी लिस्ट है, वो लिस्ट से आप गो थ्रू कर लीजिए एक बारी तो आपको याद रहते हैं। और ऐसे कोरिलेशन हो ही जाता है कि पिंक कलर है वो मीट का है, गोल्डन ब्राउन कलर है वो थोड़ा कोकोआ से एसोसिएट कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, दो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में है। फर्स्ट आपकी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट्स हेल्ड बाय रिजर्व ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। सेकेंड है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड रिजर्व्स ओनली। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया गया है कि उसको सेंट्रल बैंक होल्ड करता है, जो हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट और हम गोल्ड में ही रखते हैं, ओनली गिवन है। तो जहां भी ओनली है वहां थोड़ा आपने प्रिकॉशंस लेनी है। तो ये ऑफकोर्स आपके सेकंड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट है 1 ओनली। तो आंसर है आपका बी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो एसेट्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है फॉरेन करेंसीज में, जो कि हो सकते हैं बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। अब ये सब क्या है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, क्योंकि उसमें हम बहुत ही बेसिक में जाएंगे। न्यू जो बिगिनर्स है, आपके फ्रेशर्स हैं, उनसे वहां से स्टार्ट करेंगे। और प्लस अगर आप रीड भी कर चुके हैं तो आप उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इट नीड्स टू बी नोटेड कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर में आते हैं। यूएस डॉलर क्यों, आपको पता होगा कि हॉट मनी है। तो अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली है कि यूएस ने अपनी टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हुई है ओवरऑल वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, कि आपके जो एफडीआईज है और आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अपना पैसा सारी कंट्रीज से, इंडिया से भी खींच के यूएस में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो ये इसका इफेक्ट आपको, यूएस ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की, उसका इफेक्ट आपको पूरी वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप तभी समझेंगे जब आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, आपका एफडीआईज क्या है, एफआईआईज क्या है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स में, गोल्ड रिजर्व में और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये आपके आईएमएफ के पास होते हैं, और एक रिजर्व ट्रांच होती है आईएमएफ के पास, तो इन फॉर्म में किया जाता है। तो ओनली गिवन था वहां पे कि ये दो ही कंपोनेंट्स है, ये दो नहीं है, टोटल ये 4 कंपोनेंट्स है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, तो कुछ करंट अफेयर्स से भी डिराइव किए गए थे और कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन से थे जो हमने आज डिस्कस किए। तो ऐसे ही हम, जैसे हमने डिस्कस किया कि एनसीईआरटी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन से लेके आएंगे और 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो उसके जो आपके 9th क्लास में क्या है, 4 ही चैप्टर्स हैं, और आप आरंभ इनिशिएटिव जो है फ्री एनसीईआरटी कोर्स, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी सारी एनसीईआरटीज कवर हुई है, तो वो देखने के बाद आप ये सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ साथ में आपका क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपके करंट अफेयर्स से तो आते ही हैं, तो इसीलिए हम ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए ये हमारा सेशन था। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी, तो ज़रूर रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच।